सवाल है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर अपने संपर्क साथियों से, अपने वरिष्ठ साथियों से पूछता रहता हूँ। भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता जिसको गांधी जी एक तरह से मैं कहता हूँ कि डेवलप कर रहे थे, वो भारत के संदर्भ में एक जीवन शैली की बात कर रहे थे। उसी पृष्ठभूमि में वो तमाम विषयों पर, यहाँ की राजनीति, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के स्वास्थ्य, इन सब पर वो बात कर रहे थे। हालांकि उनका नजरिया बहुत वैश्विक था, बहुत क्लियर था, मानवीय था, पूरे विश्व के लोगों पर वो लागू हो सकता है। उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि पश्चिमी जो अवधारणा है, पश्चिमी अवधारणा में प्रकृति से सीख कर, जिसको पीयूष जी ने बहुत खूबसूरती से रख दिया कि प्रकृति को देखो, सीखो और उस पर कब्जा करने की कोशिश करो। लेकिन गांधी उसके साथ चलना चाहते थे, ये गांधी की खासियत थी। और उसी संदर्भ में गांधी जी ने अपने तमाम दर्शन को विकसित किया है। स्वास्थ्य के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं गांधी जी को बेहतर समझता हूँ अरविंद जी से, और प्रकृति को बेहतर समझता हूँ सोपान से। सोपान शायद निकल गए हैं, वो प्रकृति की तरह ही चलायमान है, कहीं और गए होंगे। जो डॉक्टर अजय जी ने बात की थी ऑक्सीजन के संदर्भ में, वहीं से एंटीऑक्सीडेंट आया और फिर कैसे सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ, उस सब पर भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा ये वक्तव्य विकास संवाद के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वायरस से इसको समझना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के विकास में वायरस जो है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया वायरस को समझ चुकी है। और वायरस के बहाने इस पूरी व्यवस्था को भी आप सब समझ गए होंगे। इस वायरस का नाम लेकर पूरी व्यवस्था कैसे इंसानों की जिंदगी और उससे जुड़ी राजनीति पर अपना पकड़ बनाती है। महामारी कानून बहुत छोटा कानून है और 100 साल पुराना कानून है, लेकिन वो आज भी प्रभावी है। ऐसे सैकड़ों साल पुराने बहुत सारे कानून हैं जो आज भी प्रभावी हैं, जिसका सहारा लेकर सरकारें अपना खेल करती हैं। मैं उसको कहता हूँ खेल करती हैं। कोरोना के बारे में आज के तारीख में हम सब लोग, चाहे वो कितने भी बड़े विशेषज्ञ हो, डॉक्टर हो या एक सामान्य आदमी, वो संभवतः बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन कोई तो है इस दुनिया में, कोई एक ताकत है जो कोरोना के बारे में सब कुछ जानता था। आप इसका विश्लेषण करेंगे, बहुत ज्यादा आपको शोध करने की जरूरत नहीं है। आप इसका विश्लेषण करेंगे तो कोरोना के बारे में जो चीजें अब आ रही हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। बिल गेट्स साहब बहुत पहले, इसका इशारा डॉक्टर साहब कर रहे थे, बहुत पहले गावी नाम का संगठन बना चुके। गावी संगठन का फाउंडेशन देख लीजिए, गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। 15-20 साल पहले गावी नाम का संगठन बन चुका है। और गावी मतलब ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, मतलब वैश्विक स्तर पर कुछ वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का कुछ काम करना है, ये उनके दिमाग में था। और जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, वैक्सीन के पीछे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गेट्स साहब का है, बिल गेट्स साहब के फाउंडेशन। और शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर सरकार की जितनी घोषणाएं, कार्यक्रम या उसके पीछे की घोषणाएं हुई, उसमें ये गेट्स साहब का दबाव आपको दिखेगा। गेट्स साहब कोरोना के आने से पहले भारत आ चुके थे, नीति आयोग के साथ उनकी बैठक हो चुकी थी, वैक्सीनेशन को लेकर उनकी उस समय तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके साथ मीटिंग हो चुकी थी, योजना बन चुकी थी। कोरोना तो बाद में आया, मार्च से हम लोग जानते हैं, और WHO उसको करीब 2-3 महीना और पहले से जानता है। आप समझ सकते हैं कि एक वायरस को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने वाले लोग कितने ताकतवर होंगे, कितने समझदार होंगे। इसलिए हम लोग उस पर अगर बहस करते हैं तो वो बहस बहुत सतही ही रहे, क्योंकि उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। अभी वेरिएंट की बात हमारे डॉक्टर साहब कर रहे थे, ये वेरिएंट तो बहुत है, डॉक्टर साहब बताएंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स, उसकी जानकारी पहले से है। और BBC ने उस पर एक स्टोरी भी की हुई है, सीतू यहाँ बैठे उनको पता हो। 800 से ज्यादा वेरिएंट्स हैं। कब कौन सा वेरिएंट रिलीज करना है
दुनिया में या किसी देश में, वो उनके पास है, उनका पूरा डिजाइन, उनकी पूरी क्रोनोलॉजी उनके पास है। मैं अपने एक शोध के सिलसिले में रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ की प्रोसीडिंग्स पढ़ रहा हूँ, और प्रोसीडिंग्स 1994 का है। उस प्रोसीडिंग्स में एक बहुत छोटी सी बात लिखी, उसमें लिखा है कि डिजीज इज ए प्रोडक्ट नॉट प्रोड्यूसर। उसका लंबा संदर्भ है, लेकिन मैंने सिर्फ इस बात को उठाया है और आपसे मैं वही एक दो लाइन में उस बात को आपसे शेयर कर। डिजीज प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर कोई और है। गांधी जी उससे भी आगे की बात करते हैं, और वही बात आधार है प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर स्वास्थ्य की व्याख्या करते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में या प्राकृतिक तौर पर जो रोग का संदर्भ है वो दर्शन से जुड़ा है। गांधी उस दर्शन की बात करते थे, इसीलिए गांधी जी की तमाम बातें आपको बहुत अजीब लगेंगी। वो डॉक्टर को भी गाली देते हैं, वकील को भी गाली देते हैं, रेल को गाली देते हैं, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने तो इस पूरी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि डिजीज प्रोडक्ट है, तो कोई तो प्रोड्यूसर होगा। वो प्रोड्यूसर कौन है, उस प्रोड्यूसर तक पहुंचने की जरूरत है, और फिर उसके बाद जाकर एक बात, जिस बात की तलाश विकास संवाद कर रहा है, वो बात निकलेगी। रोगों की अवधारणा के बारे में भी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि स्टेट जो है वो आजकल एक नया शब्द आया है, टूल किट। शब्द तो बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे मेडिकल साइंस में आए हैं जिसका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं। जैसे क्वारंटाइन, ये हमारा शब्द ही नहीं है। लॉकडाउन, ये हमारा शब्द नहीं है। होम आइसोलेशन, ये भी हमारा शब्द नहीं है। तो आप देखिए कि ये सारे शब्द अब मेडिकल साइंस के शब्द हो गए। पब्लिक हेल्थ में ये सारे शब्द अब बहुत घुसेड़ दिए गए, और अब हम जब महामारियों की बात करेंगे, बीमारियों की बात करेंगे, वायरस की बात करेंगे, या किसी भी तरह से जन स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो उसमें इन सारी बातों को हमको लेना ही होगा। जब संकट बढ़ता है तो अराजकता आती है, और उसका फायदा स्टेट उठाता है। कभी कभी संकट पैदा किया जाता है, संकट जब हो जाता है तो फिर उस जाहिर है लोग आपस में लड़ेंगे। दवाओं के बारे में क्या हुआ, एक ऐसी दवा जो प्रतिबंधित तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी दवा जो गैर जरूरी दवा थी कोरोना के संदर्भ में, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, उस दवा की ब्लैक में बिक्री हुई। दिल्ली वाले क्या, पूरे देश वाले जानते हैं, 500-600 रुपए की दवा है, 50,000 60,000 रुपए में, और डॉक्टरों ने बेचा। और चिन्मय भाई ने शायद भारत के संदर्भ में डॉक्टरों का आंकड़ा दिया, WHO स्वीकार कर रहा है 1,70,000 डॉक्टर मरे हैं पूरी दुनिया में। 1,70,000 डॉक्टरों को खोया है हमारी कम्युनिटी ने। बावजूद इसके हम कोरोना के इस एस्पेक्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। आप देखिए कि विज्ञान में तकनीकी खोज के नाम पर एक रहस्यमयी दुनिया खड़ी कर दी जाती है, एक बहुत बड़ा हैरारकी खड़ा कर दिया जाता है। DDT नाम का कीटनाशक का जो आविष्कारक था, उसको नोबेल अवार्ड मिला, और 10-12 साल में DDT एब्सोल्यूट हो गया, उसको बैन कर दिया। ऐसे ही पेनिसिलिन की दवा सर बताएंगे, उसके आविष्कारक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनको नोबेल अवार्ड मिला, लेकिन वो फिर MDR का बहुत बड़ा कारण बना। माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का, टोटल रेसिस्टेंस का, जितने भी आजकल DDR के केसेस आ रहे हैं या MDR के केसेस आ रहे हैं, ये सब एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से, और उसको बताया गया कि यही पेनेसिया है, इसी से हम वायरस को मारेंगे। बैक्टीरिया वायरस को आप मार ही नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, सृष्टि नहीं मार सकती, क्योंकि मनुष्य का इतिहास कुछ लाख वर्ष पुराना है। बैक्टीरिया का इतिहास उससे बहुत पहले का है, करोड़ों वर्ष। जब से पृथ्वी है तब से बैक्टीरिया है, तब से वायरस है, तब से सूक्ष्म जीव। और अब तो चैलेंजेस हैं नए नए, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति के बहाने जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि ये कोई साधारण फिलॉसफी नहीं। स्वास्थ्य इस समय दुनिया की सबसे बड़ी एक कोमोडिटी के रूप में ली जा रही है कंपनियों के द्वारा, लेकिन हमारी वो सबसे बड़ी जरूरत है। और स्वास्थ्य को एक दर्शन के रूप में अगर हमने नहीं समझा तो हम इन कंपनियों के सेहत के प्रोडक्ट को खरीदेंगे जैसे वो बेच। आप
आपको अंदाजा होगा कि कोरोना के काल में सैनिटाइजर बिका। आप थोड़ा पहले जाइए, HIV के दौर में क्या हुआ, डिस्पोजेबल्स बिके, अब सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं, ग्लव्स बिक रहे हैं, और ये सैनिटाइजर हाथों में इरिटेशन पैदा कर रहा है, एक्जिमा पैदा कर रहा है। तो आप देखेंगे कि एक संकट जो आता है या लाया जाता है, मैं उस विवाद में अभी नहीं पढ़ूंगा, उस संकट के साथ जो समाधान आता है वो अपने आप में पूरा पैकेज है। और वो पैकेज निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ताकत है दुनिया में जो पहले से डिसाइड करके बैठा। अगर हम विकास संवाद के माध्यम से अपनी चिंतन को इस लेवल पर ला सके तो शायद इन कंपनियों का, उनके साथी जो प्रोडक्ट है, दिमागी प्रोडक्ट है, उसको हम समझ पाएंगे और शायद हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करूंगा। WHO ने 1994 में, ये 1993 में इन्वेस्टिंग इन हेल्थ नाम से एक रिपोर्ट छापी। अब आप समझिए कि ये जो अर्थशास्त्र के जो शब्द हैं, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के जो शब्द हैं, जब हेल्थ के साथ जोड़े जाते हैं तो उसके पीछे की मंशा क्या होगी, आप इसको समझ सकते हैं। और तब से, और 1993 मतलब 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो कैसे एक पैकेज के रूप में ये कंपनियां या इस तरह की बड़ी ताकतें चीजों को लाती हैं, आप उसको इससे समझिए। और उस रिपोर्ट के बाद हमारे यहाँ PPP मॉडल शुरू हो गया। एम्स का निजीकरण का प्रोसेस भी लगभग 93-94 से शुरू हो गया। कुछ सेवा शुल्क बढ़ाए गए थे, विरोध भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो बढ़ा ही। एम्स में भी आप एक स्टेंट डलवाएंगे तो 2.5-3 लाख रुपया लग जाएगा। मतलब साधारण ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल की तुलना में उसकी 30-40 हजार कम लगेगा। उससे ज्यादा फर्क नहीं। सिर्फ डॉक्टर का खर्चा शायद आपका बच जाएगा, अदरवाइज आपको सब कुछ वैसे ही खरीदना है। ये है PPP मॉडल। और उसके बाद, कोरोना के बाद एक जो चीज बढ़ी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप उसका विज्ञापन देखिए, बहुत ही एग्रेसिव विज्ञापन है, इतना डरावना विज्ञापन है कि आप पेट काट कर इंश्योरेंस खरीदेंगे। लेकिन इसी समय में आपने गौर किया होगा कि अगर आप इंश्योर्ड हैं तो भी इतना आसान नहीं है उस क्लेम को लेना। कोरोना के इस समय में जो लोग इंश्योर्ड थे, उनका मुझे नहीं लगता कि उनका रिइंबर्समेंट अभी तक हुआ, काफी सारे लोग। लेकिन कंपनियों का कितना फायदा हुआ आप इसको देखिए। मात्र एक छोटे से सीजन में, इसी पिछले वित्तीय वर्ष का 2021 की बात है, 10,000 करोड़ कंपनियों को फायदा हुआ, जो इंश्योरेंस की कंपनियां, उनको बचत। और सरकार के पूरे पैकेज को देखिए। सेहत के नाम पर, बीमारी से बचने के नाम पर अपने नागरिकों को सरकार क्या कह रही है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए। कहने को वो प्रीमियम देने को तैयार है, जितनी भी इस तरह की योजनाएं हैं वो प्रीमियम देने को तैयार है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये वही योजना है जो योजना आपको गैस का सिलेंडर जिस तरह से पहुंचाई है, जिस तरह से चीजें सस्ती कर आपको दे दी गई है, उसके बाद उस सिलेंडर का क्या हश्र है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के साथी और विकास संवाद से जुड़े साथी समझते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का एक शोध है, वो ये कह रहे हैं कि 91 के बाद, 1991 के बाद, यानी कि निजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लगभग 8 करोड़ लोग हर साल बीमारी का इलाज कराने के क्रम में अपनी आर्थिक स्थिति से नीचे चले जाते हैं। ये उनका ऑफिशियल ये है। मनमोहन सिंह जी के समय में डॉक्टर ए कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की निगरानी में, उसने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें भी यही बात। और लगभग 53.3% ऐसे लोग थे जो नौकरी वाले लोग थे, जिनको की बीमारी की वजह से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी या उनको डाउनग्रेड होना पड़ा। चिकित्सीय शोध पर मेरा जो अध्ययन है, और ये ऑफिशियल है, कुछ रोग हैं जिस पर बहुत ज्यादा रिसर्च का पैसा दिया जा रहा है। जैसे कैंसर है, कैंसर के शोध पर टोटल जो रिसर्च का बजट है उसका 20% पैसा खर्च किया जाता है, जबकि रोगों का जितनी रोग हैं उसमें से 1% लोगों की मौत जो होती है वो कैंसर से हो रही है। मैं इसका मतलब ये मत लगाइए कि मैं कैंसर को बहुत हल्का रोग बता रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि जिन रोगों से लोग मर रहे हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस से मरने वाले लोगों की तादाद 20% ज्यादा है, बावजूद उस पर जो शोध है वो 1% खर्च हो रहा है। तो ये जो मैंने शुरू में बात कही कि सरकार चीजों को कैसे निर्धारित करती है, उसका नजरिया क्या है, उसका पैमाना क्या है, कब क्या हाईलाइट करना है, उसको समझाने के लिए मैं बात कर। अब एक नया खतरा है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। यानी कि आपका एक हेल्थ कार्ड होगा। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उस कार्ड का जिक्र किया और कोरोना काल में उसको मैंडेटरी कर दिया गया। जिस तरह से इस दौरान कोरोना में जब हम लोग हाउस अरेस्ट थे, लॉकडाउन में थे, उस दौरान पार्लियामेंट में क्या क्या बिल पास हुए, कभी उसका अध्ययन करिए सचिन भाई से, कभी एक अलग सत्र में पूछ लीजिएगा। ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है? ये एक्सटेंडेड आधार कार्ड है। इसमें आपकी पूरी रोगों की कुंडली होगी। और मजे की बात देखिए कि उसमें हर वो चीज दर्ज होगा जो आपके शरीर की निहायत निजी जानकारी है, और वो एसेसेबल होगा। आधार डेटा का क्या हुआ उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। करोड़ों डेटा किस कंपनी के पास और किस कंपनी से मिस हुआ वो डेटा, और उसके डेटा कहां पहुंचा, और उसके आधार पर जो पूरा मार्केट रिसर्च है वो कैसे हुआ, ये सब भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब मैं WHO के उस बात को करूंगा जिसको डॉक्टर साहब कह रहे थे, हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे चिन्मय भाई ने भी इशारा किया। अल्मा आता में ये संकल्प लिया गया था कि सन 2000 तक हम सबको स्वस्थ बना देंगे। खर्च कितना हुआ? हमारे आपके जेब का पैसा। और ये जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, करीब 28 करोड़ इस देश का, जो कहता है कि हम टैक्स पेयर्स हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए, हम सब टैक्स पेयर्स हैं। एक गरीब आदमी भी नमक खरीदता है, वो भी टैक्स पेयर है। उन सब का पैसा, कितना पैसा खर्च हुआ था 2000 तक सबको स्वास्थ्य बनाने की गारंटी, और वो धीरे से गायब हो गया, वो नारा ही गायब हो गया। उसके बाद आया मिलेनियम गोल, वो 2015 तक का था, 2015 भी बीत गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG, और उसके भी कुछ वही सब कुछ है। मतलब आप कब तक दुनिया को बेवकूफ बनाते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि चुनौतियां कोई स्टैटिक है, वो रुक गई है इसीलिए ये अचीवमेंट हो जाएगा, लेकिन आप उसका अकाउंट भी तो दीजिए। एक छोटा सा प्रोग्राम का जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम था, NMP था, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। आजादी के पहली पंचवर्षीय योजना में इसको पास किया गया था, एक अच्छा खासा बजट दिया गया। अब वो कैंपेन है, इरेडिकेशन की बात खत्म हो गई। आप इरेडिकेशन सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स का होगा। एक्सटेंडेड प्रोग्राम में आप देखेंगे तो पोलियो के टीके अभी भी लग रहे हैं। ये जो गावी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आप उसकी पूरी डिजाइन को समझिए कि आप कभी भी संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना में नहीं आए, इसकी पूरी डिजाइन। और फोकस कैसे डाइवर्ट हुआ? अभी से 10, 15, 20 साल पहले तक हम आणविक युद्ध के खतरे के दहशत में जी रहे थे, जिलाए जा रहे थे। हमको एक डर दिखाया जा रहा था, वहां पर उसने एक बम फोड़ दिया, उसने एक बम फोड़ दिया, वो परमाणु शक्ति संपन्न हो गया, और सारी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस परमाणु खेमे में शामिल होने न होने की के इर्द गिर्द घूमती थी। अब वो सब चीज गौन हो गया। अब एक नया अस्त्र जो है वो है वायरस। और वायरस एक ऐसा अस्त्र है जो न दिखता है न दिखेगा, लेकिन वो आपकी नस नस को, आपकी एक डिपार्टमेंट को तबाह कर देगा। इसको हमको समझने की जरूरत है। WHO ने 2018 में 10 ऐसे रोगों की सूची बनाई है जो महामारी उत्पन्न कर सकते हैं। ये सभी वायरल डिजीजेस। अब आप देखिए पूरा डिजाइन कैसे चलता है और उसमें ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं। मैंने एक लेख लिखा था, अरविंद जी यहाँ बैठे हैं, शायद आपकी वजह से रीड पेज को छपा था। सार्स जब फैला, सार्स एक ऐसा रोग था जो महामारी की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन WHO ने उसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया था और बाद में फिर उसने रोल बैक किया। तो इसके पीछे की राजनीति को समझिए कि जब भी कोई नियामक एजेंसी, कोई बहुत बड़ी संस्था जो उस बीमारी या जो उस विषय का
का विशेषज्ञ संस्था है, वो अगर कुछ घोषणा करता है तो उसके पीछे की इकोनॉमी को समझिए। सार्स के सिर्फ एपिडेमिक डिक्लेयर करने से कई देशों ने सार्स के से बचाव के नाम पर काफी कुछ पैसा खर्च किया, और वो पैसा कौन ले जाएगा आप समझ सकते हैं। हमारे आप जैसे छोटे लोग नहीं ले जाएंगे, कोई बड़ी कंपनी ले जाएगी उसको डील करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के नाम। उसी तरह से ये पूरे महामारियों का खेल चलता है। इन 10 रोगों में सब वायरल डिजीज हैं। आप उसको अगर ऐसे देखेंगे, सार्स, कोरोना, जीका, इबोला, ये सब है, और ये सब धीरे धीरे करके उभर रहे हैं और उभारे जाएंगे। एक और डायमेंशन है, वो है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप मेरी पुरानी बात को और इन दोनों बातों को जोड़ के देखेंगे तो गांधी जी की बात आपको यहां समझ में आएगी। गांधी जी प्रकृति के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में बात करते हैं, किसी एक आदमी के संदर्भ में बात नहीं करते, और वो एक ऐसी व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं जो व्यवस्था टिक सकती है, जिसको टिकाई जा सकती है, जिसको आप लंबे समय तक, लाखों वर्षों तक आप उस व्यवस्था को एंजॉय कर सकते हैं, उसके संदर्भ में बात करते हैं। इसीलिए उनकी बात हम जैसे लोगों को, हमारे पीढ़ी के लोगों को कड़वी लगती है, वो लगती है कि ये इर्रेलेवेंट। गांधी जी को हम जानते हैं, हम गांधी को समझ नहीं पाए। गांधी को जानने से ज्यादा गांधी को समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के संवाद के माध्यम से गांधी को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत शायद हम कुछ थोड़ा बहुत भी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। गांधी जी का स्वास्थ्य के बारे में जो था, उसमें एक बहुत मशहूर वाक्य है जो मैं अक्सर अपने वक्तव्य में कहता हूँ। गांधी जी शरीर के बारे में बहुत छोटी सी बात है, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह ईश्वर का है। उनके ईश्वर की कल्पना अलग है, वो राम और उससे बहुत ऊपर। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह ईश्वर का है। उसने इसे थोड़े समय के लिए तुमको संभाल कर रखने के लिए दिया, इसीलिए तुम इसके ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। और ईश्वर को जब मर्जी होगी वो इसको वापस ले लेगा, वो भी डेफिनेट नहीं। 100 साल ये सब बातें हो चुकी हैं, तो वो आप सुंदर, बहुत अच्छा लगता है किसी को आशीर्वाद दीजिए 100 साल जियो। इसीलिए तुमको इसको संभालने की चिंता करनी चाहिए, और इससे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इसको रंगने की, इसको ढकने की, इसको ऑर्नामेंट से सजाने की, आप उसमें जो है वो एक पागल दौड़ है, वो उनकी भाषा। स्वास्थ्य के इस सोच को लेकर अगर गांधी अपनी तमाम चीजों को कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम बीमार होते हो, डॉक्टर तुमको ठीक कर देता है, टाइम भी पैलिएट कर देता है तुम्हारे डिजीज को, उसके बाद फिर तुम उसी हालत में लग जाते हो। आप कल्पना कीजिए ना, हमारे आपके घरों में भी डायबिटीज का इलाज कराकर हम जब नॉर्मल शुगर लेवल आता तो फिर मिठाई खाना शुरू करते हैं, तमाम ये सब चीजें गांधी उस संदर्भ में कहते हैं। गांधी को समझने की जरूरत है। गांधी एक शब्द से गांधी को हम नहीं वो कर सकते, और मुझे लगता है कि गांधी के इस मर्म को समझे बगैर हम स्वास्थ्य के बारे में भी वो संकल्पना नहीं ला सकते जिस संकल्पना की बात गांधी करते हैं, और जो आज के लिए इसलिए भी प्रासंगिक है। हमारे शरीर में अरबों खरबों बैक्टीरिया है। वायरस को आप इतना वो मत समझिए। वायरस तो एक ऐसा पैरासाइट है जो कहीं भी सुसुप्तावस्था में रहेगा 100 साल तक। क्वारंटाइन फिल्म देख लीजिए नेटफ्लिक्स पर, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पर फ्री में भी अवेलेबल है। उसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे सिस्टम को जब जरूरत पड़ती है वो एक वायरस पैदा कर देता है, कैसे सिस्टम को जब जरूरत पड़ती है तो एक बीमारी ला देता है, कैसे सिस्टम को जब जरूरत पड़ती है तो उसका समाधान ले आता है। अंतिम बात मैं कर रहा हूं, दो छोटी छोटी बातें, एक HIV की और दूसरी नमक की, और उसके बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। चंद्र भाई मुझे धन्यवाद देंगे कि मैंने आधे घंटे से भी कम में अपना वो पूरा किया। एड्स जब आया था 91 की बात में कर रहा हूं, सारे रोग और उसकी चर्चा बॉन हो गई, और HIV एड्स के नाम पर चलने वाले तमाम NGO दुनिया के सबसे बेहतरीन NGO थे, सबसे अमीर NGO थे। HIV के बचाव के पर्चे सबसे महंगे पर्चे हुआ करते थे, पोस्टर सबसे महंगे पर्चे हुआ करते थे, उनके सम्मेलन ऐसे नहीं होते थे, उनके सम्मेलन 5 सितारा या उससे भी ऊपर कोई 7 सितारा
होटल होगा, वहाँ होते थे, वहीं उनकी ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद फिर आज उसका डेटाबेस भी गायब है। नागपुर नाम का संगठन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आज उसका वेबसाइट आप खंगाल लीजिए, उसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आप समझिए कि खेल कैसे खेला जाता है और उसके बाद धीरे से पूरा का पूरा ग्राउंड गायब कर दिया जाता है। फिर आप ढूंढते रहते हैं कि ग्राउंड कहाँ गया। और दूसरी बात नमक, नमक के बारे में, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, नमक के फोर्टिफिकेशन के नाम पर इस देश में जो खेल हुआ है उसको समझिए। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, तो मैं उस बात को बोल दूंगा। थायराइड डिजीज के बारे में आज से 10-15 साल पहले तक उतनी जागरूकता नहीं और शायद उतना केस भी, लेकिन नमक के आयोडाइजेशन के बाद से ये केसेस बहुत बढ़े। अब वो क्यों बढ़े, कैसे बढ़े हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे मित्र हैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के, उनको पद्मश्री भी मिला इसी साल, तो इसी काम के। तो आप इससे भी समझिए कि क्या, इसलिए मैं इशारे से बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ समझिए, उसको मैं खोल नहीं सकता क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती के नाते ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस पर चर्चा करने से कोई बहुत फायदा नहीं होगा। तीसरी बात लथाइरस की और आर्जीमोन की, ये सारी चीजें जो हमारी देशज परंपराएं थी। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर नरेंद्र मेहरोत्रा जी, वो CDRI में हैं और उन्होंने बहुत इस पर काम किया। देसी पोषक तत्वों के स्रोतों को जानबूझकर साजिश के तहत खत्म किया गया, उसको डिफेम किया गया। सरसों के तेल को डिफेम किया गया क्योंकि बाहर से रिफाइन आना था। वो सब आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। वैसे ही आर्जीमोन को, लथाइरस को एक अलग तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको डिफेम किया गया, एक बहुत बड़ी आबादी जो गांव में रहती है, गरीब है, मजदूर है, वो उसका दाल खाते थे, निश्चित रूप से उसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे, आप उसको खत्म कर देते। ये बिल्कुल वही बात है कि चंद लोगों के लिए आपने पूरे लोगों का NRC वाला जो पूरा मामला है, कि आपको लगता है कि यहाँ पर 2-4-5% संदिग्ध लोग हैं, उसके लिए आप सारे लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। वैसे ही उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स के लिए आपने पूरे के पूरे खाद्य व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये सब कुछ निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसी ताकत है जिसको ये सब पहले से पता है और वही इसका समाधान भी जानता है, और वो ये चाहता है कि हम भी उसी के आंसर को दोहराएं, उसी को कॉपी करें, उसी के हिसाब से हम रिसर्च करें, उसी के हिसाब से हम प्रिस्क्रिप्शन लिखें और उसी के हिसाब से हम अपनी जनता के साथ पेश आए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है इस चुनौती का मुकाबला गांधी के चिंतन से, गांधी के दर्शन से निकलेगा। और मुझे फख्र है कि चिन्मय भाई जैसे, सचिन भाई जैसे, हमारे साथी अरविंद भाई जैसे लोग हैं जिनका लेखन हम लोगों को बिल्कुल निर्मल पानी की तरह ये महसूस करा देता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब उस गड़बड़ से कैसे लड़ा जाए, अगली चिंतन का विषय है, वो आगे हम बात करेंगे। पहले तो हम समस्या को आइडेंटिफाई कर लें। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग अगर इस चर्चा को चिंतन के रूप में आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से शायद इस तरह के समूह से एक संदेश निकल सकता है और वो संदेश दुनिया में गांधी को ठीक से समझने की दृष्टि से और उसके माध्यम से समाधान की तरफ बढ़ सकता है। इन्हीं सब के साथ आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।